होप माय वॉइस इज क्लियर। मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। अभिनेतन का जो केस चल रहा था उसकी आज हियरिंग थी। आज 22 अप्रैल को हियरिंग थी, सेकेंड हियरिंग थी इस केस की और दिल्ली कैट में थी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इस हियरिंग में, क्योंकि मैंने देखा कि कैट में कई सारी हियरिंग्स हो रही थी तो उनको लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त दिया जा रहा था। तो ये जो हियरिंग अभिनेतन की हुई है अभी कोर्ट केस में, आई थिंक उस सेशन का आखिरी हियरिंग था और लगभग इसे 50 मिनट तक स्ट्रेच किया गया। और उसके बाद भी ज्यूरी रेडी थी कि आज इस हियरिंग की फाइनल ऑर्डर हम लोग दे देते हैं या फाइनल जो फैसला है वो ले लेते हैं। लेकिन कुछ और टेक्निकलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए मौका दिया गया कि चलो एक हफ्ते का और आप टाइम ले लो, थोड़े और स्ट्रॉन्ग तरीके से उस चीज को एक्सप्लोर कर लो कि और क्या क्या किया जा सकता है। तो वैसे तो आज की हियरिंग ये थी कि जज ने खुद बोला कि आज ही चाहो तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और पूरा हियरिंग आज ही कर सकते हैं। बट जो हमारे काउंसिल थे उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा टाइम लेकर एसएससी ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसको थोड़ा और स्टडी करके बेटर आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके आएंगे। तो आज की क्या क्या हाईलाइट्स थी उनको जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहली हाईलाइट तो ये थी कि जैसे ही जो हियरिंग स्टार्ट हुई उसमें एक हियरिंग ऑलरेडी थी। हमारी हियरिंग का जो आइटम नंबर था 45 था। तो जो नाइन्थ नंबर पे हियरिंग थी एक और केस की थी जिसको एसएससी के अगेंस्ट सेम 2024 के स्टूडेंट कैंडिडेट्स के द्वारा किया गया था। सेम हियरिंग थी बट वो उनका फर्स्ट हियरिंग था। तो उसमें जूरी ने साफ साफ मेंशन कर दिया कि भाई एसएससी का जो रिजल्ट निकला है 2024 का उसमें दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ये सीधा सीधा कोटेशन ज्यूरी द्वारा किया गया है एसएससी के लिए। और एसएससी बहुत एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि जो एसएससी के कंट्रोलर जनरल या जो भी ऑफिशियल आते हैं वो कोर्ट में किस तरह से आंसर करते हैं। हालांकि जो कंट्रोलर जनरल बुलाए गए थे वो केवल एक ही पर्पज से बुलाए गए थे कि उनको ये जानकारी चाहिए थी कि किस प्रोसीजर के तहत उन्होंने जो फाइनल रिजल्ट है वो पहले निकाला और उसके बाद आंसर की निकाली। तो आई थिंक ये डिस्कशन काफी लंबा चला और उस पे एसएससी पूरी तरह से जो ज्यूरी थी वो उस पर आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। उनको सिर्फ जानकारी चाहिए थी कि किस चीज के तहत उन्होंने निकाला है और उसके अलावा उसमें कुछ करेक्शंस उन्होंने सजेस्ट किए जो आपको ऑर्डर में फाइनल ऑर्डर जो निकलेगा उसमें देखने मिल जाएंगे। तो जैसे ही ज्यूरी थी उस ज्यूरी वाज कन्विंस्ड दैट द एसओपी फॉलोड बाय एसएससी फॉर पब्लिशिंग द रिजल्ट बिफोर द फाइनल आंसर की व्हाट वाज एंटी क्लॉकवाइज टू द प्रोसीजर फॉलोड बाय यूपीएससी एंड एनटीए। ज्यूरी ने कहा कि यूपीएससी और एनटीए ऐसी बड़ी बॉडीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं काफी सारे बच्चों का। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया कि जो फाइनल आंसर की है फाइनल आंसर की बाद में निकाली हो और उसके पहले रिजल्ट निकाल दिया हो। तो इस आर्ग्यूमेंट को जो है ज्यूरी ने सामने रखा। ज्यूरी ने ये भी कहा कि इस तरह के अनकन्वेंशनल एसओपी से, क्योंकि डेटा जो भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए था अपने रिजल्ट के बारे में, अगर रिजल्ट आ जाता है और हमें मार्क्स नहीं पता होते तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम किस कट ऑफ हमारा कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं हुआ और हम पास क्यों नहीं हुए। तो देखा जाए तो ये अनकन्वेंशनल एसओपी है और इस अनकन्वेंशनल एसओपी के कारण एसएससी की क्रेडिबिलिटी पब्लिक के नजर में बहुत ज्यादा लो हो जाती है। ज्यूरी ने एसएससी से कहा कि आप अपना जो एसओपी है उसके पीछे का जो रैशनल है या जो रीजन है वो समझाएं और इस एसओपी से आपको क्या एडवांटेज मिलता है वो एसएससी पूरी तरह से कोट करे। एसएससी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जो भी आगे मेंशन्ड है उसमें एसओपी को यही बता पाए कि बहुत टाइम से फॉलो हो रही है और उसमें कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट वो नहीं दे पाए हैं। उनका सिर्फ एक ही आर्गुमेंट था कि एसओपी बहुत टाइम से फॉलो हो रही है और इसमें अगर टायर वन में भी इसी तरह से फॉलो हुई थी और टायर टू में भी इसी तरह से फॉलो हुई थी और जितने भी एग्जामिनेशन अभी प्लान है इस साल प्लान थे उसमें सारे में यही एसओपी फॉलो हुई थी। उसके अलावा उनका कोई आर्गुमेंट नहीं था। SSC mentioned that the final answer key was released before the provisional answer key in Tier 1 2. Why this query was not raised at that time? ये उनका एक आर्ग्यूमेंट था जिसको उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेच किया था और इसके आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड उन्होंने कुछ प्रेसिडेंसेस भी कुछ केसेस के कोट किए थे। उन्होंने कहा, एसएससी ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट है वो एक लेवल ऑफ एग्जाम को क्लियर कर लेता है और वही स्टूडेंट उसके सेकेंड लेवल में फेल हो जाता है, लेकिन अगर जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है लेवल वन में और वही सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है सेकेंड लेवल में, तो पहले लेवल को पास करने के बाद अगर वो सेकेंड लेवल में फेल हो गया है तो वो प्रोसीजर को क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये एक प्रेसिडेंस दिया गया था जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा कि प्रोसीजर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज दिक्कत ये हुई है कि एक्चुअली ये जो डिस्कशन काफी लंबा चल गया वो एसओपी को लेकर चल गया। हालांकि अभिनेतन की पिटीशन मैंने पढ़ी हुई है तो उन्होंने एसओपी को तो चैलेंज किया ही नहीं है।
जस्ट बिकॉज कि ज्यूरी को ये चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने इस चीज को इनिशिएट किया था, तो इस पर 29 मिनट्स या 30 मिनट्स का एक डिस्कशन हो गया। और वैसे भी इस पूरे प्रेसिडेंस का हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने प्रोसीजर को चैलेंज किया ही नहीं है। हमारी पिटीशन जो लगाई गई है उसमें किसी भी तरह के प्रोसीजर को चैलेंज नहीं किया गया है। तो ये कोटेशन जो दिया गया है वो हमारे लिए ना किसी फायदे का है ना किसी नुकसान का है, क्योंकि इसका कोई हमारे केस से रेलेवेंस है ही नहीं। जस्ट बिकॉज कि वहां ज्यूरी इंटरेस्टेड थी तो इस चीज को डिस्कस वहां पे कर लिया गया। ठीक है। एप्लीकेंट आर्ग्यूड दैट द बोनस, अब एप्लीकेंट्स के आर्गुमेंट शुरू हुए कि एप्लीकेंट ने आर्ग्यू किया कि जो बोनस अवार्ड किए गए हैं सारे स्टूडेंट्स को वो आर्बिट्री है, मतलब अपने मन मुताबिक किए गए हैं। एप्लीकेंट ने कहा कि जो कैंडिडेट जिन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है उनको बोनस नहीं मिलना चाहिए। ये जो काउंसिल थी एप्लीकेंट की, इनके द्वारा जो ये आर्गुमेंट दिया गया है, इसके सपोर्ट में उन्होंने कोर्ट का प्रेसिडेंस भी रखा गया है, जिसको एसएससी जो ज्यूरी थी उसने एक्सेप्ट किया है। ज्यूरी ने इस पूरे आर्गुमेंट के बाद एसएससी से पूछा कि भाई आपका इस बारे में क्या कहना है, आप इस आर्गुमेंट को काउंटर कर पाओगे? तो उन्होंने टॉपिक बदलकर किसी दूसरे प्रेसिडेंट्स को कोट कर दिया। इस आर्गुमेंट को उन्होंने काउंटर बिल्कुल भी नहीं कहा रहा है। उन्होंने इसका स्टेटमेंट को कि बोनस उन बच्चों को नहीं मिलना चाहिए जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, इसका कोई काउंटर ना देते हुए, कोई डिस्कशन ना नहीं किया। तो इसलिए ये जो यहाँ पर जो कंडीशन लिखी हुई है वो आपको आने वाला जो कैट का ऑर्डर है उसमें देखने को मिल जाएगी। तो मतलब अगर देखा जाए, अगर ये कंडीशन पूरी तरह से आगे चलती है, तो ये एक रीजन, एक छोटा सा रीजन हो सकता है कि अगर कुछ आगे नहीं भी होता है तो इस कारण से ही रिजल्ट रिवाइज की एक पॉसिबिलिटी है। मैंने कैलकुलेशन की कोर्ट हियरिंग के बाद, तो लगभग 3 से ज्यादा मार्क्स का एवरेज में डिक्रीज हो, एवरेज का जो डिफरेंस है दोनों शिफ्ट का वो डिक्रीज होगा। जो पहली शिफ्ट है वो लगभग 2.5 नंबर से उसका एवरेज डिक्रीज होगा, और जो दूसरी शिफ्ट है उसका लगभग 5.6 नंबर से डिफरेंस डिक्रीज होगा। इन दोनों का जो जैसे उनका एवरेज अगर डिक्रीज होता है तो दोनों के डिफरेंस में भी 3 का डिक्रीज होगा, जिसके कारण की जो भी आपका जो 335 लोएस्ट कट ऑफ गया है यूआर का, वो लगभग लगभग 331 तक आ सकता है। क्योंकि एवरेज के डिक्रीज होने से नॉर्मलाइजेशन पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 के डिफरेंस में 4 का जो गैप है वो बताया है। तो अगर सिर्फ इस बेसिस पे ही हमने रिजल्ट रिवाइज करवा लिया, जो कि अभी हमारे कोर्ट में काफी ज्यादा अग्रीमेंट में चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, इसका एसएससी ने कोई काउंटर प्रोड्यूस नहीं किया है, इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे भी अगर हमारा रिजल्ट रिवाइज होता है तो 335 से गिरकर कट ऑफ 331 के पास पहुंच जाएगा, जो कि मेरी पूरी फुल फ्लेजेड कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो बच्चे अटेम्प्ट कर नहीं आए हैं उनके मार्क्स कट जाएंगे, उनको बोनस अवार्ड नहीं होगा। ये अभी पूरा पॉजिटिव चल रहा है, इसमें एसएससी ने कोई काउंटर नहीं किया है। एप्लीकेंट आर्ग्यूड दैट द एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन, अच्छा एप्लीकेंट ने बताया कि भाई 20 से 60 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन अवार्ड किया गया है, जो कि 4 से 5 मार्क्स का होना चाहिए था। हालांकि ये जो नंबर है वो टू बी प्रिसाइज वेरी बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। चलो 20 से कम भी है, और काफी ज्यादा मैक्स टू मैक्स अगर जाए तो 30 या 35 मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। लेकिन दैट डज नॉट मैटर। जो जो भी एक्चुअल कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा है। जो भी एक्चुअली रेंज में नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए था 4 से 5 नंबर का, उस रेंज से काफी बाहर के नंबर्स में नॉर्मलाइजेशन मिला है। ये एप्लीकेंट ने आर्ग्यू किया है। आर्ग्यू करते वक्त एप्लीकेंट ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को किसी भी पॉइंट पर चैलेंज नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। ये सिर्फ एसएससी का जो वकील था उसने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को डिफेंड करने के लिए काफी सारी बातें कही हैं, और उनके वो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला को डिफेंड करने वाली जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी एसओपी की जो डिस्कशन चल रही थी उसको डाइवर्ट करने के लिए की गई थी। आगे आने वाली स्टेटमेंट्स जो मैंने लिखी है उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, एक एक वर्ड के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है। अब कुल मिला के इसमें बताया कि ये जो नॉर्मलाइजेशन इतना ज्यादा हुआ है, इससे जो एप्लीकेंट है उसको इरेपरेबल लॉस हुआ है, और इस नॉर्मलाइजेशन का जो पूरी तरह से जो क्रेडिट जाता है एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन को वो बोनस को जाता है। तो ये बोनस जो दिया गया है उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उससे इरेपरेबल एप्लीकेंट को लॉस हुआ है। एसएससी ने आर्ग्यू किया कि जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, आज आर्ग्यू किया था कि वो कुल मिला के सही है, और उसको एप्लीकेंट ने डायरेक्टली चैलेंज भी नहीं किया पूरी प्रोसीडिंग में। एप्लीकेंट मेंशन दैट मेनी क्वेश्चंस दैट वर, एप्लीकेंट ने कहा कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो सही थे, उनको रॉन्ग मार्क कर दिया गया फाइनल आंसर की में, और उसमें बोनस अवार्ड कर दिया गया है। एसएससी प्लॉटेड, अब इसमें देखिएगा कि एसएससी का जो वकील था उन्होंने काफी प्लॉटिंग की, कंफ्यूज और मिसगाइड करने के लिए डिस्कशन को। और उसमें क्या हुआ कि जब भी प्रोसीजर और फॉर्मूला डिस्कशन जो जब हो रहा था, तो प्रोसीजर और फॉर्मूला वर्ड्स को जो है इंटरचेंजेबली यूज किया गया।
अब हुआ क्यों यूं कि इस सिचुएशन को समझाने के लिए मैं आपको हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या। कि समझ लीजिए ये ज्यूरी है, ठीक है, ये एप्लीकेंट है और ये एसएससी के वकील हैं। तो ज्यूरी क्वेश्चन कर रही थी एसओपी के बारे में कि भाई आपने जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की क्यों रिलीज की है। तो जब वो डिस्कशन करते थे तो इस चीज के लिए वो क्या क्वेश्चन करते थे कि आपका ये प्रोसीजर ऐसा क्यों है और आपने ये प्रोसीजर क्यों फॉलो कर रहे हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और आप यूपीएससी और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनके प्रोसीजर्स को आप फॉलो क्यों नहीं करते हैं। ये सीधा सीधा ज्यूरी का क्वेश्चन था जिस पर एसएससी के वकील ने जवाब दिया है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली 2-3 बार उठा। ये क्वेश्चन दो तीन क्या, मैं कम ही बोल रहा हूँ, 5 से 6 बार उठा। एक बार एसएससी के वकील ने ये कहा, सिंपली जवाब दिया कि जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एक बार उन्होंने जवाब दिया कि वो बैंक के एग्जाम में भी यूज किए जाते हैं। जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सेकेंड टाइम उन्होंने कहा कि है ये रेलवे के एग्जाम में भी यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज्यूरी है उन्होंने तो प्रोसीजर के ऊपर सवाल किया था। तो ज्यूरी ने ये अज्यूम किया कि एसएससी के वकील जो कह रहे हैं वो एक्चुअली फॉर्मूले वर्ड यूज करके प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो ज्यूरी ने अज्यूम किया कि जो रेलवे है और जो बैंक्स हैं वो अपनी जब एग्जाम करवाते हैं तो उसमें वो फाइनल आंसर की को रिजल्ट के बाद रिलीज करते होंगे। ये हमारी डिस्कशन में एक्चुअली ज्यूरी ने अज्यूम कर लिया है, जो कि पूरी तरह से मिसगाइड किया गया था एसएससी के वकील के थ्रू। जो कि नेक्स्ट हियरिंग में मैंने तो कई सारी चीजें हैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली हम जो हमारा केस की टीम है उससे शेयर करूंगा। ये जो मिसगाइडिंग हुई है ज्यूरी की, इसको रेक्टिफाई नेक्स्ट हियरिंग में कर लिया जाएगा। क्योंकि इसी कारण से क्या हुआ है कि इंटरचेंजली चेंजेबली जब भी कोई क्वेरी एसओपी पे की जाती थी तो उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का वो इस्तेमाल करते थे। और अगर आपको केस हियरिंग की सुननी है तो यूट्यूब पे किसी ने डाल रखी थी, आई डोंट हैव द लिंक एग्जैक्टली और आई डोंट वांट टू शेयर द लिंक आल्सो। क्योंकि जो कोर्ट है उसकी हियरिंग के रिकॉर्ड करके शेयर करना यूट्यूब पे इज नॉट सीम्स राइट। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप जा सकते हो देखना है तो देख लो। जितनी बार भी एसओपी की डिस्कशन चल रही है उसको फॉर्मूले के आर्ग्यूमेंट देकर ढककर जो ज्यूरी है उसको मिसगाइड किया गया है एसएससी के जो वकील थे उनके द्वारा। इससे साफ साफ यही पता चलता है कि एसएससी के पास अपना कुछ आर्ग्यूमेंट उस एसओपी से रिलेटेड था ही नहीं। एसओपी के बारे में उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि एसओपी हम बहुत जन जन्मांतर से, जब से एसएससी पैदा हुई थी तब से वो इसी तरह के प्रोसेस को फॉलो कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दिया। जज ने पूछा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज हैं दोनों, जैसे यूपीएससी है वो भी डीओपीटी के अंडर आती है और एसएससी भी डीओपीटी के अंदर आ रही है, तो यूपीएससी के जैसे प्रोसीजर्स को फॉलो क्यों नहीं करते। तो एसएससी ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यूपीएससी के प्रोसीजर फॉलो करें। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या यूपीएससी भी पूरे आईआईटी के यूपीएससी भी आईआईटी को हर तरह से फॉलो करती है क्या। तो हालांकि ये आर्गुमेंट किस टर्म्स में दिया या सिर्फ कुल मिला के समय काटने के लिए दिया, इसका कोई औचित्य नहीं था, इसका कोई नोट भी नहीं बना होगा कि इसका कोई यूज नहीं है उस आर्गुमेंट का। तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ते हुए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। मेनी टाइम्स क्वेरीज आस्क्ड बाय ज्यूरी रिगार्डिंग एसओपी और प्रोसीजर वाज आंसर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। ये आप किसी भी रिकॉर्डिंग में देख लेंगे तो जो एसओपी में के बारे में ज्यूरी पूछ रही है उसका आंसर जो एसएससी का वकील है उसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या था, वो हर बार नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के ऊपर आंसर पूछ रहा था। एसएससी ने 2 बार ये कहा है। जब देखो क्वेश्चन क्या था, व्हेन दे आस्क द रीजन व्हाई दे रिलीज, व्हेन दे मींस ज्यूरी हियर, when jury asked the reason why they released answer key before the final answer key, तो पहली बार में उन्होंने कहा था कि the same formula used by railways, सेकेंड टाइम उन्होंने कहा था the same formula used by banking in banking examination। इस यही जो चीजें थी उसमें क्या हुआ कि सारे डिस्कशन थोड़ा ज्यादा पलट गए। हमारे काउंसिल को भी ये चीज समझ में नहीं आई कि डिस्कशन किस बारे में हो रहा है, तो सही समय पर काउंटर एक्चुअली ये चीज हो जानी चाहिए थी कि भाई जहाँ प्रोसीजर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से जवाब नहीं देना है। थोड़े कंफ्यूजन के चलते वो चीज क्या हो गई, काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गई और काफी ज्यादा टाइम इसी के डिस्कशन में लगा, क्योंकि जो डिस्कशन हो रहा था उसका डायरेक्शन इस चीज से एसएससी के द्वारा चेंज कर दिया गया था। अब बात आती है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की, वो भी ऑनरेबल कोर्ट में आज प्रेजेंट थे। अब उनके काफी सारे स्टेटमेंट्स मैंने आज चेंज होते हुए देखे। पहला उन्होंने तो ये मेंशन किया कि भाई आंसर की अगर हम लोग पहले रिलीज कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट हम रिलीज ही नहीं कर पाएंगे, उनके मुंह से ये निकल गया। उसके बाद ऊप्स मोमेंट हुआ, फिर उन्होंने अपना जो एक्सप्लेनेशन था वो चेंज किया। उन्होंने एक अलग एक्सक्यूज फाइंड किया कि उनके पास बैंडविड्थ इश्यूज हैं, जैसे कि कुल मिला के वो चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी पब्लिश हो तो वो रिजल्ट जल्दी पब्लिश कर देते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर की निकालने वाली पार्टी है जो पार्टी है उसे थर्ड
थर्ड पार्टी को 48 आवर्स पहले इंटीमेट करना पड़ता है कि हमें रिजल्ट निकालना है। तो इस तरह के कुछ बैंडविड्थ बैंडविड्थ इश्यूज को समझाते हुए उन्होंने बताया कि भाई इस कारण से हम लोग अपना रिजल्ट पहले निकाल देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी रिजल्ट निकल जाए, और फाइनल आंसर की बेचारी हमारी निकल ही नहीं पाती क्योंकि हम किसी और पे डिपेंडेंट है उसके लिए। तो इस चीज को पूरी तरह से क्वैश कर दिया गया जूरी के द्वारा, क्योंकि जूरी ने कहा कि सिर्फ आपको ही इस तरह की दिक्कत हो रही है, किसी और बॉडी को जो उन टीसीएस के थ्रू या किसी और सेम वेंडर के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रहे तो उनको दिक्कत नहीं आ रही, ये इशू सिर्फ आपको ही आ रहा है। हालांकि जो चीज पहले निकली थी बात वही सच थी कि वो लोग चाहते नहीं कि उनका जो भी काला कांड है फाइनल आंसर की में हमको पहले पता चले, जिससे कि हम फाइनल रिजल्ट बाहर आने से पहले उनपे कोई क्वेश्चनिंग कर दें। ठीक है, कई सारे जो नोटिस के जो फ्रेजेस हैं वो पढ़े गए। 3.13 का जो सेक्शन पैरा 13 है उसको बहुत ज्यादा ही एक्सटेंसिवली पढ़ा गया था और बताया गया था कि कई सारे ऐसे क्लॉजेस हैं जैसे जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी डिसीजन एसएससी का होगा वो फाइनल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपने जब हमको फाइनल आंसर की आपने रिलीज की, उसके बाद आप मतलब रिजल्ट रिलीज किया, उसके बाद फाइनल आंसर की रिलीज की, तो आपने अपने पैरा 13 के हिसाब से हमको चैलेंज करने का मौका ही नहीं दिया। देखिए, अगर आप हमें फाइनल आंसर की दे दो और उसके बाद फाइनल रिजल्ट दो थोड़े टाइम बाद, बीच में अगर हम चैलेंज ना करें तो फिर आपका जो 13.6 क्लॉज है वो सही बैठता है। 13.6 क्लॉज है कि जो भी डिसीजन एसएससी का होगा क्वेश्चंस के ऊपर वो फाइनल होगा। जब हमें फाइनल आंसर की को आप चैलेंज करने का फाइनल रिजल्ट के पहले मौका ही नहीं दोगे, तो 13.6 का क्या हम अचार डाल लेंगे? और कई सारे लोग ये कह रहे हैं नोटिस का हवाला देके कि नोटिस में 13.6 क्लॉज एडेड है तो फाइनल आंसर की में कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो क्या एसएससी ये बोल देगी कि भाई जो कुल मिला के सारे आंसर्स को बोनस कर दे कल को? जैसे अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो उसको सिलेक्ट करवाना है किसी 50 बंदे को, तो वो 50 बंदे के 50 क्वेश्चन वो 50 क्वेश्चन उस हिसाब से वो बोनस कर देते हैं, जिससे उनके फेवरेट वाले बंदे पास हो जाते हैं। तो क्या हम इसको जस्ट बिकॉज की 13.6 पैराग्राफ में लिखा गया है, तो क्या हम एसएससी को कभी चैलेंज ही नहीं कर सकते? तो बेसिक नोटिस जो उन्होंने पढ़ा पैरा 13, उसमें कई सारे चेंजेस को करने की जरूरत है, और वो चेंजेस जो ज्यूरी थी उन्होंने सजेस्ट भी किया। सबसे पहला सजेशन तो ये दिया कि आप ये मेंशन करो कि आप इस तरह का काम करने वाले हो कि फाइनल रिजल्ट के पहले आप फाइनल आंसर की देने वाले हो। किसी भी आंसर की को किसी भी बॉडी के द्वारा अगर फाइनल मतलब रिलीज किया गया है तो चैलेंज करने का हमेशा प्रावधान होता ही है। अगर ये प्रावधान नहीं होता, कई यूट्यूबर ने आके बोला कि भाई इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि 13.6 में लिखा है। अगर 13.6 में लिखा है और इसे चैलेंज नहीं कर सकते, तो क्या आज एसएससी का वकील 13 पॉइंट्स बोलता 13.6 पढ़ लो और बाबा बाय बाय टाटा करके कोर्ट से वॉक ऑफ नहीं कर जाता? और क्या है, ज्यूरी उस चीज को मतलब अगर ये चीज बात सही होती तो ज्यूरी इतना लंबा 50 मिनट का आर्ग्यूमेंट करती क्यों? बोल देता भाई 13.6 है, अब कुछ नहीं कर सकते, सॉरी टाटा बाय बाय। तो जो भी ये 13.6 का हवाला आज दिया है, पता नहीं कौन एक यूट्यूबर था, लोगों ने मुझे बताया, उसने 13.6 का हवाला दिया था। और लोगों ने ये भी बताया कि काफी ज्यादा नेगेटिव वीडियो बनाया है कि भाई कुछ नहीं होगा ये वो। तो भाई ये बात फैक्ट है कि जो भी कोर्ट केसेस हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है अगर वो बैक ऑफ कर जाएंगे और जस्टिस के लिए लड़ेंगे ही नहीं, तो जस्टिस सिस्टम के होने का मतलब क्या है? मैं तो रेडी हूँ, अगर कुल मिला के एक एक साल, 2 साल या 3 साल भी लगता है, और इन 3 सालों में अगर मुझे कोई दूसरे एग्जाम में जॉब लग भी जाती है ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस केस को तो नहीं छोड़ूंगा। मैं इस केस का जब तक फाइनल रिजल्ट आउटकम मेरे पक्ष में जब तक नहीं आ जाता है ना, तब तक लड़ूंगा। तो जो भी है वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, जितने ज्यादा लोग हम लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा सीवियर सिचुएशन होगी, उतना ज्यादा कोर्ट समझेगा इस चीज की गहराई को, और उतने ज्यादा जल्दी डिसीजन आएगा। और सिंपल बात है, अगर कोई भी डिसीजन आएगा तो वो सबके हित में ही होगा, क्योंकि अगर मैं केस कराऊं और खुद सिर्फ मुझे ही उसका आउटकम या फायदा मिलेगा, तो ये चीज आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। ठीक है, कोर्ट मेरे अगेंस्ट बाइस्ड मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे सकती, चाहे आपने केस किया हो या नहीं किया हो। अगर जो जस्ट जस्ट ट्रीटमेंट है वो सबको मिलना चाहिए तो वो सबको ही मिलेगा। और अगर बात ये की जाती है कि भाई एडिशनल रिजल्ट निकलेगा, जो 23 वाले बच्चे हैं उनके लिए एडिशनल रिजल्ट निकलेगा या कुछ होगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई सिंपल है, आर्टिकल 14 जिंदाबाद है। आर्टिकल 14 के हिसाब से आप सीधी सीधी बात है कि जो बच्चा डिजर्व करता है रिजल्ट रिवाइज करो, पहले उसको अंदर करो,
और जो बच्चे मान लो अगर गलती से बाहर हो गए और आप नहीं चाहते कि उन बच्चों का कुछ ज्यादा नुकसान हो, तो उसको एडिशनल रिजल्ट बना के आप क्या करोगे, अंदर की तरफ करोगे। यही है आर्टिकल 14। इसकी आर्टिकल 14 की खास बात यह है कि उसकी जो क्या बोलते हैं ना, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है या उसकी जो बोले जाएगा टेरिटरी है जिसको वो कवर करता है, वो काफी ज्यादा है। उसका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कोर्ट के थ्रू हम उसको काफी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 15 क्या है, एक लिस्ट बता देता है कि कास्ट जेंडर इस तरह से इसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 14 की इस तरह से राइट टू इक्वालिटी में कोई बाउंडेशन नहीं है। उसकी बाउंडेशन की लिमिट ज्यूरी ही चेक करती है कि क्या कोई चीज उसकी बाउंडेशन के अंदर आती है या नहीं आती है। बहुत सिंपल सी बात है। 23 वालों को भी अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो उनको नौकरी मिलेगी। जो बाहर होंगे उनके साथ क्या करना है, वो कोर्ट देखेगी और एसएससी देखेगी। जितनी दया दृष्टि रहेगी उस हिसाब से काम होगा। एडिशनल रिजल्ट 23rd के लिए बनाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि केस 23rd वाले पेटिशनर जीतेंगे तो उनको पहला बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद बाकी बच्चों के साथ क्या होना है वो एसएससी और ज्यूरी डिसाइड करेगी। तो इस बात में बिल्कुल क्लियर रहे, किसी के भी बहकावे में ना आए। ठीक है, आर्टिकल 14 जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। और अपन ने इतने सारे प्रूफ्स वगैरह के वीडियो बना रखे हैं और इतने ज्यादा ज्यादा ही प्रूफ्स अपन ने, मुझे तो लगता है आज की हियरिंग देख के कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है मैंने। उतनी मेहनत की तो जरूरत भी नहीं है। इस केस को लड़ने के लिए सच में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है जितनी मेहनत मैंने कर ली है। चलो, मेहनत की है, कहीं ना कहीं काम आएगी। इट ऑलवेज पेज ऑफ। जो भी मेरी हियरिंग होगी या कोर्ट में डिस्कशन क्वेश्चंस के होंगे, तो वो जो प्रूफ हमने तैयार किए हैं वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मुझे नहीं लगता कि एसएससी का कोई भी एक्सपर्ट आके उसको काउंटर कर पाएगा। अगर हमारे पास 19 क्वेश्चंस हैं जिसको हमने अगर चैलेंज किया है अभिनेतन के केस में, मुझे नहीं लगता कि 7 में भी एसएससी उसको चैलेंज कर पाएगा। और अगर मान लीजिए 3-4 में भी अगर कुछ हो जाता है तो काफी सारे बच्चे तो स्ट्रेट अवे अंदर होने ही वाले हैं। अगर वो 2 क्रेन वाला जो क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है, ये 2 हो गए तो फिर तो कुल मिला के 20 वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जो मेरा 2500 वाला टारगेट था ना कि 2500 बच्चे बाहर करके 2500 नए अंदर करना है, वो पूरा टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो भरोसा रखें। देखो, जो जस्टिस सिस्टम है हमारे इंडिया में, वो टाइम लेता है लेकिन जस्टिस देता है। आपको पीछे नहीं हटना है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं तो किसी केस से जुड़िए। देखिए, मेरे पास तो ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 28th को अगर मेरी हियरिंग हो जाती है तो मेरे पास अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मुझे काफी सारा वह काम करना है। यही कोई एक बच्चा है जिसने कोई केस नहीं किया होगा तो उसको लग रहा होगा यार आज 22 को यार स्टे नहीं मिला, अब 28 तारीख को एक बंदे की हियरिंग है वो देखूंगा। तो खाली बंदा तो उसके पास सोचने के लिए समय बहुत है, तो उसका यही लगेगा। लेकिन अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे, टीम वर्क करोगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम टीम वर्क कर रहे हैं, काफी ज्यादा मिलके काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज दोनों साइड से हो रहा है, मेरी तरफ से जा रहा है, उनकी तरफ से आ रहा है, तो उससे काफी ज्यादा हमारा केस जो है स्ट्रांग बना हुआ है। अभी जो एडिशनल एफिडेविट जो काउंटर एफिडेविट लगा है, तो क्या लगता है कि काउंटर एफिडेविट में अभिनेतन के केस में लगा होगा तो मैं उसे अपने केस में यूज नहीं करूंगा क्या? बहुत सिंपल सी बात है, हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और उस काउंटर एफिडेविट को भी हम लोग अपने केस में यूज करेंगे, मेरे केस में यूज करेंगे। तो जब भी मैं केस की हियरिंग के लिए जाऊंगा, जो एसएससी बोलने वाली है मुझे ऑलरेडी पता रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, बहुत ज्यादा ही शार्प माइंड्स इस चीज के पीछे लगे हुए हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अलावा लोगों की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अश्योर्ड रहें कि रिवाइज रिजल्ट होगा। बस जिनको रिवाइज रिजल्ट से बेनिफिट मिलने वाला है उनको साथ आकर खड़े होने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेलीग्राम चैनल मैंने अपना एक नया बना लिया है, उसमें मैं थोड़े टाइम के लिए मैसेजेस ऑन करता हूँ डिस्कशन करने के लिए जब मैं लाइव आता हूँ और ऑनलाइन आता हूँ। तो आप वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा। अभी एक्चुअली यूट्यूब में मैं अपने लिंक नहीं डाल पा रहा हूँ, मेरे कुछ वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो वहाँ लिंक से आप नॉर्मल उसको पेस्ट करके अगर आप ब्राउजर में ओपन करोगे तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो ओपन हो जाएगा। मुझे कुछ कुल मिला के वेरिफिकेशन पेंडिंग थे, वो मैं आराम से, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ इन सब मामलों में, मुझे ज्यादा पड़ी नहीं होती है। मैं एक बार देख लूंगा, वेरिफिकेशन को एक बार फिर से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि चलो यार, मैं मार्क करता चला गया, इसको फिर से मिटा देता हूँ। तो भाई ज्यूरी ने सबसे पहले तो ये शांत कर दिया कि तुम जो बोल रहे हो कि इतना सारा, मुझे देखो यार मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, 48 पहले दिन घंटे पहले बोलना पड़ता है ये सब। बोले सिर्फ आपको ही परेशानी हो रही है, बाकी किसी बॉडी को परेशानी नहीं हो रही है। ज्यूरी कोटेड दैट रिलीज ऑफ फाइनल आंसर की आफ्टर द रिजल्ट इज अ सुओ मोटो एक्शन, मतलब इन्होंने अपने मर्जी से कर लिया है। नोटिस ऑफ द एग्जाम में ये कहीं भी मेंशन नहीं है और गाइडलाइन यही दी है कि इसको नोटिस ऑफ द एग्जाम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। इनका जो नोटिस ऑफ एग्जाम में 13.3 है
और 13.6 पैरा है, ये कुछ ज्यादा ही सुमोटो दिख रहा है और इस पैराग्राफ में कई सारी डिटेल इधर मिसिंग है और इन्होंने अपने हिसाब से ही वो पैराग्राफ बनाए हुए हैं। ये कुल मिला के ज्यूरी का मतलब था आज। ज्यूरी हैज एडवाइज द एप्लीकेंट टू प्रेजेंट। अच्छा, ज्यूरी ने ये कहा कि भाई आप लोग आज क्या है वो क्वेश्चंस की डिस्कशन हो नहीं पाई क्योंकि स्पेशली एक बंदा एसएससी से आए थे और एक पूरी एक्सप्लेनेशन एसओपी की आज उसी पे डिस्कशन हुआ क्योंकि वो सामने वाला तो बार बार आ नहीं सकता, ना ही सामने वाला सामने वाले को बार बार हम तलब कर सकते हैं। तो आज एसओपी पे ही डिस्कशन मेनली हुआ और जाते जाते ज्यूरी ने एडवाइस किया कि जो एप्लीकेंट है वो जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन है और जो भी फैक्ट्स हैं जो डिस्कस होने हैं उनको एक टेबुलर फॉर्म में नेक्स्ट ईयर में प्रेजेंट करें। इसके साथ ही अच्छी चीज हुई, हमारा डिस्कशन हो रहा था कि भाई हमारे पास एक ही वकील है वहां पर और कुछ कैंडिडेट्स थे जो अपना केस करना चाहते थे। तो यार बात ये हुई कि यार हमारे जो वकील साहब हैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो अच्छे भी हैं, उनका काम काफी अच्छा है तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उनकी उनकी जो हियरिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा चली जाती है। तो हमारे लड़कों ने भी इकट्ठा करने की कोशिश की कि यार थोड़ा पैसा हम भी इकट्ठा करते हैं और हम एक नया मतलब पार्टी बनते हैं केस में या पेटिशनर बन जाते हैं। तो मैंने ही उन्हें एडवाइस किया था कि सस्ता यही पड़ेगा कि आप इंटरवेनर बन जाओ। आपको वकील करना है तो करो, जैसे आपको लॉयर चाहिए है तो एक छोटा सा लॉयर करके उसको बोल दो भाई साइड में खड़े रहना, जब बात हो अगर ये बात उठे और अगर आप अपने अपने साइड में नहीं जा रही हो तो याद दिला देना या तो उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट कर देना। तो इंटरवेनर बनना काफी ज्यादा कम एक्सपेंसिव पड़ा और मेरे एक दोस्त ने इस चीज को काफी ज्यादा जल्दी एक्टिव होते हुए एक दिन के अंदर ही सारी प्रोसेस करके इंटरवेंशन करने को ऑफर किया और 2 मिनट भी नहीं लगा, शायद 1 मिनट भी नहीं लगा, उसका वो रिक्वेस्ट को अप्रूवल भी मिल गया है। तो हमारी टीम में जैसे अब हमारे पास एक नहीं दो लॉयर हैं। जैसे हमारे लॉयर साहब हैं वो तो आर्ग्यूमेंट करेंगे ही करेंगे, इसके साथ हमारे एक फ्रेंड है जो काफी वेल कनेक्टेड है, काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन भी मुझे भेजे थे जब मैं अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहा था। तो वो हमारे जो फ्रेंड है वो भी जैसे हमारे लॉयर साहब खड़े होंगे और हमारे फ्रेंड भी वहीं खड़े होंगे या उनकी मर्जी है वो कोई वकील करना चाहे इस पॉइंट पे। हालांकि अभी बात तो ये प्लान तो यही हुई कि वो खुद भी वहां खड़े होंगे और उसके साथ एसएससी को वो लोग फाइट करेंगे। तो इन केस अगर लॉयर से कुछ मिस हो जाता है तो दिस गाय विल हैव ऑल द राइट्स टू स्पीक। ठीक है। तो ये कुछ किसी भी केस में यहाँ पर इंटरवेंशन दे सकते हैं, कोर्ट केस में बीच में कुछ भी इंटरवेंशन दे सकते हैं जो कि उनको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो अब हमारे पास दो लोग हैं जिनसे हम अपनी बात को कहलवा सकते हैं। इनका नाम मैं भी रिवील नहीं कर रहा हूँ, अगर इनकी मर्जी होगी तो ये खुद सामने आके अपना नाम रिवील करेंगे और आपसे कुछ भी इनपुट लेने होंगे तो पब्लिकली ये रिसीव करेंगे। अभी मैं इनका नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनकी खुद की मतलब मैंने उनसे इस बारे में ज्यादा बात की नहीं है। हालांकि मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि एक इंसान ने आगे बढ़ के जस्ट बिकॉज कि वो दिल्ली में है और वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को, उन्होंने एक बहुत ही क्विक एक्शन लिया और काफी ज्यादा इस एक्शन से बहुत लोगों को, मुझे भी आप सबको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि एक इंसान जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो वो आपकी बात रख सकता है। और एक्सपेंस की बात करें तो ये मेरे फ्रेंड है तो एक्सपेंस तो इनका कुछ लगेगा नहीं, इनका खुद का जो भी है हम उनको सपोर्ट करेंगे जितना भी हो सकता है मॉरली। ठीक है, बात यही हुई है। तो कुल मिला के हमारे पास ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया है। तो आज की जो भी हियरिंग रही वो कुल मिला के प्रो अभिनेतन रही। अभिनेतन की जो टीम है उसको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले, कुछ चीजें स्लिप हो गई जैसे क्वेश्चंस को डिस्कस जल्दी कर लेना चाहिए था। और एक सबसे बड़ा स्लिप है कि जब एसएससी के वकील टाइम पास करने के लिए टॉपिक टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे थे तो उसको उस चीज को पकड़ कर उसको वहीं दबा देना चाहिए था। वो एक्चुअली क्या चीज थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई। ठीक है, रीजन उसका कुछ स्पेसिफिक था, मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो अगर स्ट्रेच होने से पहले ही उसको वहां पर काउंटर कर दिया जाता है या फिर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोल देते कि भाई इसमें ये चीज सही नहीं बोल रही, पता नहीं क्या बोलते हैं टर्म, हो जाता है भूल जाता हूँ। ठीक है। तो कुल मिला के अगर उसको पहले ही रोक रोक दिया जाता एसएससी के वकील को और टोक दिया जाता कि भाई आप जो क्वेश्चन है उससे उसके दूसरा कुछ आंसर कर रहे हैं, तो आज का जो 30 मिनट्स का कंफ्यूजिंग डिस्कशन था वो नहीं होता, वो शायद 10 मिनट में ही कंफ्यूज जो भी डिस्कशन था वो फ्रूटफुली ओवर होता और हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाते। कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। तो अभी फिलहाल मेरा रेटिंग इस केस का यही है कि एसएससी के पास एक वीक केस है क्योंकि उन्होंने कोई भी पॉइंट केवल इस बात पे लेकर कि भाई जो टायर 1 में चैलेंज नहीं हुआ है उसे टायर 2 में चैलेंज नहीं कर सकते, इनका जबरदस्ती का लूपहोल जुड़ा हुआ है। हमारे पास लूपहोल अगर कुल मिला के हमारे पास केस इस तरह स्ट्रांग है, अगर उनके लूपहोल को हम काउंटर करना चाहें तो मिनटों में कर सकते हैं और इसके
अगेंस्ट काम करना टीम ने शुरू भी कर दिया है। काउंटर एफिडेविट जो फाइल किया गया है उसमें कोई ज्यादा सॉलिड बेस देखने में नहीं आया है, जिस हिसाब से मुझे पता चला है। किससे पता चला है आई कांट से, लेकिन मुझे पता चला है कि काउंटर एफिडेविट में कोई बहुत बड़ा सॉलिड बेस उनका नहीं है जिसको वो काउंटर कर रहे हैं। बेसिकली एसएससी ने ज्यादा कुछ मेहनत ही नहीं की है केस को काउंटर करने से पहले। एसएससी वाज एबल टू सेव द डे, मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी कुल मिला के इज्जत बचा के बाहर निकल गए, क्योंकि डिस्कशन जो एसओपी का था वो ज्यूरी ने इनिशिएट कर दिया था। अगर शुरू से ही हम क्वेश्चंस पे डिस्कशन चालू करते तो आज का दिन हो सकता है कि फाइनल डे हियरिंग डे ही होता, बट जस्ट बिकॉज कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, और जब अनप्लान्ड वे में, या बोला जाए तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसे, चलो यार आज मेरी इंग्लिश काम नहीं कर रही है दादा। एक्सटेम्पोर, जब हम एक्सटेम्पोर वे में आर्ग्यूमेंट करते हो तो आपकी जो कई सारी प्लानिंग होती है कभी कभी इधर उधर हो सकती है, और हो सकता है कि और भी प्लानिंग की जा सकती हो, थोड़ी प्लानिंग में कमी रह गई हो। लेकिन बात सिंपल है कि अगर कुल मिला के क्वेश्चंस आज डिस्कस हो जाते तो आज का सीन थोड़ा डिफरेंट हो सकता था, आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबर हो सकती थी। बस बॉटम लाइन यही है कि भाई आप लोग इधर उधर की बातों में ना आए, ठीक है। आप लोग कंट्रीब्यूट करें, जिस जिस भी टीम से जुड़ के कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट करें। अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ती है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, लिंक क्लिकेबल नहीं होगा, कॉपी पेस्ट करके यूज करके मेरे चैनल तक पहुंचना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं वो डालूंगा। अच्छा, अच्छी चीज ये बता रहा हूँ कि मैंने कई सारे एविडेंसेस तैयार किए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके मेल्स किए हुए हैं। आप ये बात ध्यान से सुनिए कि मेरे पास इतने मेल्स नहीं आते हैं कि मैं उन्हें पढ़ ना सकूं। कितना भी लंबा आप मेल भेज रहे हो तो मैं उसे पढ़ जरूर रहा हूं। लेकिन कई सारे केसेस में मुझे एविडेंस जो हम लोगों ने बनाया है वो आपके मेल से थोड़ा ज्यादा बेटर ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हम लोग लगभग 50 लोग काम कर रहे हैं और 50 लोगों के इनपुट्स ऑलरेडी आ चुके हैं एविडेंसेस पर। तो आप लोग मेल भेजते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेल की वजह मुझे कमेंट बॉक्स में एक बंदे का कमेंट इतना काम आ गया कि उसको मैंने 10 मिनट के अंदर अपने एविडेंस में यूज कर लिया। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपका एविडेंस है थोड़ा, जितना भी आपको पता है आप जरूर भेजो, एविडेंस भेजो, मेल के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करो। क्योंकि कभी किसके दिमाग में क्या एविडेंस या क्या स्टेटमेंट या क्या हमारे काम की चीज क्लिक होके आ जाए, वी डोंट नो। हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर हम कनेक्टेड रहें, एक टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, तो हम लोग जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो हमारे बेनिफिट के में हमारी तरफ प्लस होके जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। उसमें हम कुछ घंटे टाइम देकर जरूर डेली कुछ डिस्कशन किया करेंगे। और मेरे केस का हियरिंग लगभग 28 को है। केस की डिटेल्स में ऑनलाइन आकर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ही, और हो सकेगा तो एक शॉर्ट डाल के वीडियो डाल दूंगा। तो चैनल को देखते रहना, और उसमें जो भी अगले अभिनेत्री का केस या कोई भी नए केस का कुछ भी अपडेट आता है तो मैं जरूर दूंगा। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी मैंने स्टैब्लिश की है उतनी ज्यादा ही मुझे हेल्प मिल रही है, और जितना ज्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ किसी केस में तो वो केस भी मुझे उतनी ज्यादा हेल्प कर रहा है। क्योंकि एविडेंस क्या है, हमारा एविडेंस इवॉल्व हुआ है। पहले हमने कुछ इस लेवल पे, अगर मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं, इस लेवल पे हमने एविडेंस तैयार किया था, तो आज हमारा एविडेंस इस लेवल पे धीरे 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 कुछ कुछ ग्रो कर करके रिफाइन करके हमने आज बहुत तगड़ा एविडेंस तैयार कर रखा है। एविडेंस में अपने केस में जाने के पहले आप लोगों से उस पर सजेशन भी लूंगा। और मेरा एविडेंस इतना तगड़ा है जो मैंने क्वेश्चंस के अगेंस्ट तैयार किया है, जो मेरे कितने भी वीडियो आप देख लोगे ना यूट्यूब पे, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा एविडेंस मैंने तैयार किया है जितने अभी मैंने वीडियो डाले हैं। क्योंकि वो मेरे वीडियो इनिशियल फेज के होते हैं, जो भी मैं अपनी रिसर्च करता हूँ उसमें 10 लोगों के और एडिशंस होते हैं, और मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ग्रुप पे डिस्कशन होते हैं, तो बहुत रिफाइंड है। मैं अपने एविडेंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कोई भी मेरा फ्रेंड है जो केस करना चाह रहा है और रिजल्ट रिवीजन के लिए केस करना चाह रहा है, तो उसके लिए मेरे एविडेंसेस खुले हुए हैं। तो कभी भी किसी भी तरह का एविडेंस किसी क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, मैंने बहुत लिमिटेड एविडेंस बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आपको एविडेंस की जरूरत पड़ती है तो मैं आपके एविडेंस तैयार करने में भी हेल्प कर दूंगा। कुछ लेना देने का चक्कर मेरे साथ नहीं है, ना मैं किसी जगह पैसे दे रहा हूँ, कि ना किसी केस से पैसे ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर सारा एक्सचेंज ओपन है मेरी तरफ से, मैं सारी रिसोर्सेज अपनी एक्सचेंज कर रहा हूँ और हक से मांग कर ले भी रहा हूँ। ठीक है। तो इसी तरह से काम करके हम अपना केस जो है सक्सेसफुल बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय की बात है। समय बिल्कुल लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 2025 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, तो भाई सही सोच रहे हो, प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। आपको थोड़ी कोर्ट में आने बोला है, आपको थोड़ी एविडेंसेस तैयार करने के लिए बोला है, लेकिन साथ रहो, उम्मीद मत छोड़ो।
मैं ये मानता हूँ कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 2025 में ही 4600 ग्रेड पे लग जाएगा रिजल्ट रिवीजन के बाद। उसमें मैं अपने आप को भी मानता हूँ, मेरा भी लग जाएगा आराम से। मुझे ये बात पता है, तभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि एक अच्छी पोस्ट 4600 नहीं तो 4200 सही, या कोई ठीक-ठाक पोस्ट मुझे ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो 25 के लिए भी मेहनत करते रहो, लेकिन इसको भी मत छोड़ो, क्योंकि अगर एक बार आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, इनजस्टिस अगर आपके साथ हुआ है, उसको चीज को अगर आप इग्नोर कर दोगे, तो वो लाइफ टाइम आपके साथ होगा और आगे चलने वाली जनरेशन के साथ भी होगा। तो जो गलत हुआ है उसको सही करने के लिए जो भी सही स्टेप है, हम सबको मिलकर लेना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। हम नहीं चाहते कि भाई किसी की जॉब आए, अगर हम केस जीत भी जाएंगे तो सामने वाले के लिए हम यही प्ली करेंगे कि उसके लिए एडिशनल रिजल्ट आ जाए। लेकिन भाई जिसको जो डिजर्विंग बंदा है उसको उसी की जॉब मिलनी चाहिए। आखिरी काउंटर में यही करूंगा गुड बाय बोलने से पहले, कि भाई जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे 309 हैं, तो भाई 309 से बढ़ के मेरे 333 हो गए हैं, ठीक है? और बोनस और नॉर्मलाइजेशन दोनों मिला के इतने हुए हैं। अब आपको अगर इससे दिक्कत है ना, तो जैसे मेरा दोस्त इंटरवेनर बन के आया है, तो आपकी जितनी कैपेसिटी हो इंटरवेनर आके मुझे मेरे एक नंबर यहाँ से कम करके दिखा देना, ठीक है? जितनी कैपेसिटी हो आपकी, जितनी कैपेसिटी हो, ठीक है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बोलना चाहूंगा वीडियो में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे कुछ मेल्स आए हैं, एक नहीं 3-4 मेल्स इस तरह के आए हैं, जिसमें लोग मुझे बता रहे हैं कि वहां पर बच्चों का जो सिलेक्शन है एसएससी सीजीएल में पैसे ले देकर हुआ है। जिसमें मुझे पता चला है कि एक सिटी का लड़का है, उसने ओबीसी एनसीएल से सिलेक्शन लिया है, ठीक है? मैं सिटी मेंशन यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया है। उनके फादर का बिजनेस है, ठीक है? मेटल्स का बिजनेस है उनके फादर का। उनके दादाजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है? और उन्होंने ओबीसी एनसीएल के हिसाब से सिलेक्शन लिया है, वो भी 30 लाख रुपीस दे के। और इस तरह से मुझे एक का भी पता चल रहा है, जिन्होंने अपने एक फैमिली मेंबर आईएएस था, उन्होंने अपने दूसरे फैमिली मेंबर को इस एग्जाम में सिलेक्ट करवाया है। और सामने वाले की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि बेसिक एग्जाम अटेम्प्ट कर पाए या बेसिक टाइपिंग ही क्लियर कर पाए। इन दोनों कैंडिडेट्स की इतनी भी कैपेसिटी सुनने में नहीं आई है। जिन्होंने इन्फॉर्म किया है उनसे मेरी पर्सनली बातचीत एक से हुई है, एक से नहीं हुई है। तो भाई मैं तो सबसे पहले आप सभी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहे हैं, इसका क्या बेस्ट यूज हम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी पॉसिबल होगा, देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन पूरी है। इस आदमी का रोल नंबर है, नाम है, बाप का नाम है, एड्रेस है, बाप के शोरूम का नाम है, हर चीज है। देखो एनसीएल है तो शोरूम तो नहीं हो सकता, या कोई बड़ी दुकान तो नहीं हो सकती ना। एनसीएल है तो कुल लिमिट में ही रहा होगा बंदा, तभी तो उसको एनसीएल मिला है। तो बंदे की पूरी डिटेल है। अब मैं तो यह बोल रहा हूँ कि चलो गूगल की उसके घर की लोकेशन भी है मेरे पास, लेकिन आप मुझे बताओ कि भाई इस इन्फॉर्मेशन का बेस्ट यूज हम क्या कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताइए। अब हालांकि इससे रिलेटेड आप प्लीज मुझे मेल मत करना, क्योंकि मेल मैंने कुछ प्रूफ्स वगैरह के लिए रखा हुआ है। तो बताओ भाई, ऐसे कैंडिडेट्स अगर मिलते हैं तो उनका इफेक्टिव यूज क्या किया जा सकता है, जिससे अपने को अपनी केस में भी मदद मिले। और अगर कोई इनजस्ट तरीके से ज्वाइन हुआ है, देखो प्रूफ तो मुझे सिर्फ यही मिल रहा है, मैंने उसको पैसे देते तो देखा नहीं, मुझे सिर्फ यही मिल रहा है कि कहाँ रहता है, क्या जॉब कर, फादर क्या करते हैं, उसकी फैमिली बहुत रिच है, ये सब चीजें पता चली। तो क्या यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसको कर सकते हैं, या कोई किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यार हमें ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व भी ना होना पड़े और एक रिपोर्ट मार दे और वो रिपोर्ट एक्शनेबल भी हो। क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, जरा बताओ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास दो जगह से आई है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ एक्शन उसमें लूँ। और मैं चाहता तो एक वीडियो बना के पूरा नाम हम वगैरह रिवील कर देता, शहर वगैरह बता देता, तो पता ही चल जाता, ठीक है? तो इसलिए मैंने भी ज्यादा बताते ना हुए आपसे पूछा है। जो भी बेस्ट आप लोग बताओगे, मुझे किसी की एडवाइस अच्छी लगेगी तभी लूंगा। एडवाइस चीज ही ऐसी होती है, अगर अच्छी लगे तो लो, नहीं तो जाने दो, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। शुभ रात्रि। हैव अ गुड नाइट एवरीवन।